हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं उदित शर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब जो है एवरी चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर क्या करते हैं, बेटा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो उसी रिवीजन सीरीज में हम आज चैप्टर नंबर 5 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको करने वाले हैं दोस्तों। बट उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि क्या है कि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर आपने मतलब उस चीज़ की वीडियो नहीं डाली, ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक हमने क्या-क्या कवर किया है, ठीक है? आओ देखते हैं। ये है देखो बेटा मेरा जो अपना यूट्यूब चैनल है और जहाँ से आप सब है ना कनेक्ट हो सकते हो। तो मतलब जो भी नया है तो उसको क्या डालना है, सीए उदित शर्मा के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है? और देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, चैप्टर नंबर 4 से ऑडिट में डिस्कस किया था, ठीक है? सबसे पहले चैप्टर 4 किया था हमने स्टार्ट फॉर ऑडिट एंड इसके बाद में इसको हमने जो है 5 जो पार्ट थे उसमें कंप्लीट किया है, ठीक है? और इसके बाद में अब तक अपने ईआईएस के बेटा 2 लेक्चर हुए हैं, ठीक है? और जो अपना फर्स्ट चैप्टर है तो उसका जो मतलब थर्ड पार्ट होगा, जो भी थर्ड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा अपना फ्लो चार्ट का या कंट्रोल का, तो उसको देखेंगे, ठीक है? और बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 की जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रॉड से रिलेटेड। सो दोस्तों होप सो आप जो ये जो अब रिवीजन सीरीज चल रही है आप सभी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो डेट जो कि बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको अब तक नहीं पता है इस रिवीजन सीरीज़ के बारे में, उनको पता चले और वो इस रिवीजन सीरीज़ का हिस्सा बन सकें और अच्छे मार्क्स क्या है एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें, ठीक है? और एक चीज़ अनाउंस और करनी है मेरे को कि मैं कल या परसों तक जो है मैं आप सभी के लिए रोड मैप फॉर विक्ट्री फॉर गेटिंग मोर मार्क्स इन एग्जाम आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ सो डेट आप क्या है उस हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कर सको। और है ना बेसिकली आप क्या मिस्टेक करते हो तो हम सब उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है? और आपको किस टाइप से अपना सिलेबस कवर करते हुए चलना है और कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो हम वो सारी चीज़ें बेटा डिस्कस करने वाले हैं। सो इस चैनल के साथ में बने रहिएगा। आपके लिए जल्दी ही मैं रोड मैप इशू कर दूंगा कल या परसों तक। और आपको जैसे कि पता है कि अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी क्या है इशू करने वाला है और साथ में उसको क्या करने वाला है डिस्कस करने वाला है जी बेटा। सो इस चैनल के साथ में बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। सो एक बार वापस से अपन आज के जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो हम उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। और होप सो आप सभी को मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है? और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ही बताइएगा कि आपको ये जो रिवीजन वीडियोस है वो आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है? और अगर कहीं कोई कमी है तो मैं उस पे इम्प्रूवमेंट करूँगा दोस्तों, ठीक है? सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए दोस्तों। अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 पे। माफ़ कीजिए दोस्तों, एक्चुअल में थोड़ा गला खराब है मेरा। या क्वेश्चन नंबर 1, state with reason in short whether the following statement are true and false। कि आपको दोस्तों बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स क्या है, ठीक है? टीमिंग एंड लेडिंग इज वन ऑफ द टीमिंग एंड लेडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट। अब क्या आप बताओ दोस्तों, ये जो टीमिंग एंड लेडिंग होता है उसमें जो
अपना कैश रिसिप्ट होता है, क्या वो सप्रेस होता है? जी हाँ, क्योंकि उसमें किसी एक कस्टमर का जो जो अमाउंट अपने को क्या होता है कि मिलने को होता है, उसको क्या कर दिया जाता है? सप्रेस कर दिया जाता है, उसको मिस एप्रोप्रिएट कर दिया जाता है। जी हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Teaming and lading is one of the technique of suppressing cash receipt. Money received from one customer is misappropriated and the account is adjusted with the subsequent receipt from another customer and so on. So ये अपना प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है। सो डेट इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट को पता नहीं चल रहा होता है कि अपने ने क्या घपला किया है, ठीक है। तो ये दिस इज टेक्निक ऑफ फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Saburi Yarns Limited is engaged in manufacturing and trading of yarns of different types. Its huge amount is locked up in the amount receivable. ठीक है, मतलब कि इसके डेटर ज़्यादा है, ठीक है, इसका पैसा है वो डेटर में क्या है बेटा, रुका हुआ है। Moreover, management of Saburi Yarns Limited is worried about its internal control system over receipt from account receivable and other receipt. Management wants to understand from you as an auditor few technique as to how receipt can be suppressed. तो आप सभी को क्या है कि पता है अपन जो कि रिसिप्ट होते हैं वो कैसे सप्रेस करते हैं। ये जो मतलब अपना डायरेक्ट क्वेश्चन है सप्रेसिंग ऑफ कैश रिसिप्ट वाला, इसको हमने डिटेल से जो है वो अपने ने कॉन्सेप्ट वीडियो में बेटा डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपका सेल्फ रीडिंग से हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने एग्जाम में बहुत ही कम टाइम है। सो सो अगर मैं है ना पढ़ाई हुई चीज़ पे ज़्यादा टाइम मैं ना वापस से इन्वॉल्व करूँगा तो आप सभी को क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है कि जो अपना टारगेट है कि मार्च एंड तक इसका ऑडिट का ईआईएस का सिलेबस अपने को कवर करते हुए चलना है, तो शायद वो ना हो पाए। सो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरी जो कॉन्सेप्ट जो वीडियोस होती है उसमें सारे कॉन्सेप्ट डिटेल्स में कवर किए गए हैं। सो आप प्लीज़ उसे देखिए और उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, सो डेट आपकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग भी प्रिपेयर होगी। इससे आप क्या जो टेम्परामेंट होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और आपको मेन एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Although fraud is a legal concept, broad legal concept for the purpose of the essay, the auditor is concerned with fraud that cause a material misstatement in the financial statement. Explain. अब ये बोल रहा है कि फ्रॉड वैसे तो क्या है, ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट होता है, बट अपने को अपने ऑडिटर की कंसर्न से इसको कहीं ना कहीं तो क्या है कि लिमिट करना होता है। तो इसको भी हमने डिटेल से पढ़ा था कि ये एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल है ना रिपोर्टिंग होता है और दूसरा आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, तक इसको क्या कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखो कि two types of intentional misstatement are relevant to the auditor: misstatement resulting from fraudulent financial reporting and misstatement resulting from misappropriation of asset, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार वापस से आपको बोल रहा हूँ कि जो कि मतलब जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस देखें, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके अलावा बाकी के भी जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, इन सभी में उसका लिंकेज है। और चैप्टर नंबर 9 भी दोस्तों, जी हाँ। सो प्लीज़ आप जो मतलब आप में से जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर नंबर 4 एंड 5 की, वो प्लीज़ देखिए जाके और इसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड अंडर कारो। कि आप कारो में जो है कारो 2020 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब अपने क्या है कारो 2020 है, तो द स्कोप ऑफ द ऑडिटर इंक्वायरी अंडर क्लोज 10 था बेटा पहले, जो 2016 था उसमें आप क्या है कि अब 2020 में 11 आ गया, ठीक है। तो ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2020 इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। एक्सप्लेन। यस, मतलब आपको है ना कारो में कब रिपोर्ट करनी है कि जब वो क्या होगा कि नोटिस्ड फ्रॉड हो, ठीक है। तो आपको उसी को ही क्या करना है, सिर्फ कंसीडर करना है।
जो नोटिस्ड हो एंड रिपोर्टेड हो। और जो नोटिस और अगर रिपोर्टेड है तो आपको उसका नेचर ऑफ अमाउंट बताना है, मतलब एक तो नेचर बताना और दूसरा उसका अमाउंट बताना है, ठीक है, कि वो कितने का फ्रॉड हुआ। इसका क्या प्रोसेस है ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि आपको कैसे क्या करना होता है। आपके इसका ये जो क्वेश्चन है सेल्फ रीडिंग से हो जाएगा, इसको हमने पढ़ा था। और बाकी डिटेल में जब अपन कारो 2020 जो भी कारो 2020 जब हम इसको क्या है कि पढ़ेंगे, जो कि अपन चैप्टर 10 से मतलब चैप्टर नंबर 10 के पढ़ने के बाद में उसको पढ़ेंगे, तो हम उस टाइम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है वो मॉड्यूल 1 को पहले ख़त्म करने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, examine with reason whether the following statements are correct or incorrect. Misstatement in the financial statement can arise from fraud only, नहीं, इसमें आपको बेटा क्या हो क्या देखने को मिलता है साथ में एरर से, क्योंकि एरर से भी क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम आइदर फ्रॉड और एरर। The distinguishing factor between fraud and error is whether the underlying action that result in the misstatement of the financial statement is intentional or unintentional। कि अगर इंटेंशनल है तो वो फ्रॉड हो गया और अगर अनइंटेंशनल है तो क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉड वेदर fraudulent financial reporting or misappropriation of asset involves कहता है incentive or pressure to commit fraud, a, a perceived opportunity to do so, and some rationalization of the act explained with example। कि आप सभी को पता है कि आप फ्रॉड कब करते हो, या तो जिसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है, या अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, या फिर जो कि अपनी हायर अथॉरिटी होती है तो उसकी तरफ से क्या होता है अपने पास प्रेशर आता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी हमने क्या है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट रीड किए थे। ये अपना बेसिक है, ठीक है, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है बेटा। देयर आर मेनी वेज ऑफ कैश डिफिकेशन, वन ऑफ विच इज बाय सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट। ये देखो, ये अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अभी डिस्कस किया था, तो आपसे ये भी हो जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना बता देता हूँ जो न्यू है, मतलब कुछ टेक्निकल है और जिसको समझने में क्या लगे टाइम लगे, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, एग्जाम बेटा बहुत पास में है, ठीक है। और है ना कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है कि अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। अब आता है नेक्स्ट, मिस्टर ए इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इट वाज फाउंड दैट फ्यू डाउटफुल ट्रांजेक्शन हैड बीन कमिटेड बाय फाइनेंस मैनेजर। मतलब जो फाइनेंस मैनेजर था उसने डाउटफुल लाना ट्रांजेक्शन क्या है फाउंड, मतलब उसने खूब सारे जो थे वो फ्रॉड किए थे, मतलब डाउटफुल ट्रांजेक्शन थे जो क्या है कि नहीं होने चाहिए थे और हो गए, ठीक है। हु रिटायर्ड इन मार्च 2018, और वो क्या हो गया अपना रिटायर हो गया 31 मार्च, दैट मीन्स ईयर एंड पे। द फ्रॉड वाज गोइंग ऑन सिंस लास्ट 2 से 3 ईयर, मतलब 2-3 साल से वो क्या कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। एंड द टोटल अमाउंट मिस अप्रोप्रिएट एक्सीडिंग 100 लाख। अब आपको पता है कि 100 लैक्स दैट मीन्स 1 करोड़ और मोर आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, सेक्शन 143(12) में सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और इस सीजी को आप किस टाइप से है ना रिपोर्ट करते हो, कि सबसे पहले आप है ना विद इन 2 डेज में बीओडी को रिपोर्ट करते हो, ठीक है, और फिर आपको बीओडी से है ना रेस्पॉन्स चाहिए होता है नेक्स्ट 45 डेज में, और आप उसको क्या करते हो सीजी को फर्दर 15 डेज में ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। मतलब अगर वो है ना जो बीओडी होता है वो
कमेंट है ना देता है तो है ना उसकी रिपोर्ट के साथ में अपने ओपिनियन देते हो, और वो अगर नहीं देता है तो आप उसके रीजंस बताते हो, ठीक है। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो 45 डेज, 2 डेज, ठीक है। अपने को ऑडिट जो कि कमिटी होता है या बीओडी होता है उसको बताना पड़ता है। नेक्स्ट 15 डेज में आपको क्या है, सीजी को देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, audit procedure used to gather audit evidence may be effective or detecting an intentional misstatement। कि जो ऑडिट प्रोसीजर है यूज किए जाते हैं टू गैदर ऑडिट एविडेंस में भी इफेक्टिव, क्या इफेक्टिव हो सकता है फॉर डिटेक्टिंग एन इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। अब देखो बेटा, फ्रॉड है, ठीक है। तो आप बताओ कि एक ऑडिटर के लिए फ्रॉड को जो ढूंढना होता है वो इजी होता है, ऑडिट प्रोसीजर क्या इफेक्टिव हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, बट जो फ्रॉड होते हैं ना वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ठीक है। और प्लान्ड मैनर में होते हैं कि है ना, प्री प्लान्ड होते हैं, और उसमें जो कि मैनेजमेंट भी अपना इन्वॉल्व होता है या फिर एम्प्लॉय हो सकता है या एनी अदर पर्सन विच रिलेट्स टू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है एंड केयरफुली क्या होता है, प्लान्ड होता है, डिजाइन किया जाता है उसको। देयरफॉर ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड टू गैदर ऑडिट एविडेंस में बी इनइफेक्टिव हो सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग एंड इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स। ये देखो यहाँ पे मे भी है, शायद बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता अपना ऑडिट में, रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए दी जाती है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट इन्वॉल्व करता है द थेफ्ट ऑफ एन एंटिटीज एसेट, मतलब कि एंटिटी की चोरी, यस, इसको इन्वॉल्व करता है। एंड इज ऑफन परपेट्रेटेड बाय एम्प्लॉय इन ए रिलेटिवली स्मॉल एंड इमटेरियल अमाउंट। और ये थेफ्ट करता कौन है? जो एम्प्लॉय होते हैं वो करते हैं, छोटी छोटी फ्रॉड। However, it can also involve management who are usually more able to disguise or conceal misappropriation in ways that are difficult to detect। तो आपको ये बताने, misappropriation of asset जो है can be accomplished in a variety of ways। Analysis आपको आपको एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो मिस अप्रोप्रिएशन है ऑफ असेट है वो कैसे किया जाता है। तो आप क्या कर लेते हो, जो ट्रेड रिसीवेबल होता है तो आप उसको चुरा लेते हो, एम्बेलिजिंग कर देते हो, एम्बेजलिंग रिसिप्ट, स्टीलिंग फिजिकल एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे स्क्रैप हो गया। स्क्रैप आपने ही चुराया और उसको क्या कर दिया, आपने फर्दर रीसेल कर दिया। कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। और एक क्या आ गया कि आपको जैसे काम करने के लिए क्या मिलता है कि लैपटॉप मिलता है, आपने उसको पर्सनल यूज़ के लिए क्या है, यूज़ कर लिया, ठीक है, पर्सनल पर्पस के लिए। ये देखो, तो ये सारे क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one result from error। ये हमने बार बार डिस्कस किया था, और ये बेटा जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाए थे तो आपको इसमें क्या बोला था कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली आता भी है ये, ठीक है। तो आप इसको स्टार मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, वैसे वहाँ पे डिस्कस किया है बट मैं थोड़ा आपको यहाँ पे भी है ना बता देता हूँ कि जो फ्रॉड होता है, ठीक है। तो फ्रॉड जैसे आप सभी को पता है सोफिस्टिकेटेड होता है और क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है। बट जो क्या होता है, एरर होता है ना, वो मतलब ऐसे ऑडिटर सोच के चलता है कि नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से भी हम उसको क्या कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें रिस्क क्या होता है कि कम होता है, और जो फ्रॉड होता है उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि जो फ्रॉड करता है ना उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, वो कितने सालों से कर रहा है, ठीक है, उसकी स्किल क्या है, ये सब। सो जो फ्रॉड है वो एक ही
स्पेसिफाइड मैनर में किया जाता है, सोच समझ के। अब एरर तो किसी से भी हो सकती है। टीमिंग एंड लेडिंग आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं दोस्तों, वापस से, कि टीमिंग एंड लेडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट नहीं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है, सप्रेसिंग ऑफ कैश रिसिप्ट होता है, ठीक है। ये आ गया सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट, नॉट ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, एंड मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन कस्टमर इज misappropriate and account is adjusted with subsequent receipt from another customer and so on. Misstatement in financial statement can arise from fraud only, तो ये कैसे फ्रॉड ओनली से नहीं से होता है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, इसको अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है वो एरर से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल, whether in the course of internal or external audit or in the process of institutional audit, find करता है anything susceptible to be fraud or fraudulent activity or act of excess power or smell any foul play in any transaction, he should refer करना चाहिए the matter to the regulator, correct, and any deliberate failure on the part of the auditor should render himself liable for action। ये भी सही है कि अगर ऑडिटर ने जानबूझ के उसको क्या है कि डेलिबरेटली उसको क्या है कि नहीं बताया मैनेजमेंट को, रेगुलेटर को, तो फिर क्या है कि वो लाइबल हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर उसको लाइबल नहीं होना पड़ता है तो उसको क्या है कि जो ऑडिट प्रोसीजर उसको लगाने हैं वो एकदम प्रॉपर मैनर में लगाने हैं, और उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है तो उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। ठीक है, तो मतलब अगर उसने ऑडिट ढंग से किया है और उसने प्रॉपर सारे ऑडिट प्रोसीजर जो एक ऑडिट करने के लिए लगाने पड़ते हैं वो यूज़ किए हैं, तो फिर वो लायबल नहीं होता, अदरवाइज वो क्या होगा, लायबल होगा। और ये प्रूफ किसको करना पड़ता है कि ऑडिटर को ही करना पड़ता है कोर्ट में। मतलब अगर केस जाए तो ये ऑडिटर को ही प्रूव करना पड़ेगा। मतलब जो कि डॉक्यूमेंटेशन उसने बनाया है तो डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से उसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है एज अ प्रूफ यूज किया जाता है कि उसने जो ऑडिट किया है वो सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये भी सेल्फ रीडिंग से हो जाएगा। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विद रीजन इन शॉर्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर ओनली, मतलब ऊपर क्या था, फ्रॉड था, और यहाँ पे आ गया एरर। मतलब जो एग्जामिनर होता है वो आपको क्या है कि यार जो पेपर बनाने वाला होता है वो आपको कैसे भी क्या है कि घुमाने के लिए कर सकता है, बट आपको घूमना नहीं है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, आप घूम ही नहीं सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब जहाँ पर टेक्निकल चीजें ज्यादा आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट राइट एनी 5 circumstances of conflicting and missing evidence that indicate the possibility of fraud। कि मतलब आपको 5 ऐसे सर्कमस्टांस बताने हैं जो मतलब आपको ऐसा शो करे कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और क्या हुआ है कि जो मिसिंग है अपना एविडेंस, जो इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इसको हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, सो इसके जो 5 एग्जांपल क्या है देखो बेटा, या फिर मतलब फर्स्ट एग्जांपल आ गया मिसिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेकंड आ गया कि डॉक्यूमेंट तो है बट वो अल्टर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसको बदल गया है, ठीक है, उसको बदला जा चुका है। एंड सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज आपको मिलते हैं बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाईज में। Large number of credit entries and other adjustment made to account receivable records आ गया।
और इसने क्या है 5 से भी ज़्यादा दिए हैं। मिसिंग और नॉन एक्सटेंड कैंसिल चेक इन सर्कमस्टांसेस वेयर कैंसिल चेक आर ऑर्डिनरली रिटर्न टू द एंटिटी विद द बैंक स्टेटमेंट। कि मैं आपको यही बताने चाह रहा हूँ कि जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपको क्या है लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि जो लिखा है सिर्फ वही लिखिए। आप खुद से भी बना सकते हो। तो इसने टोटल 8 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको 8 में से क्या है 5 लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। CA Goofy CA Goofy has been appointed as an auditor for audit of a complete set of financial statement of DP Limited। कि मतलब कोई कंपनी है डीपी लिमिटेड, उसने एक सीए को क्या किया अपॉइंट किया, उसका नाम है सीए गूफी। ठीक है, the financial statement of the company are prepared by the management in accordance with the accounting standard जो प्रेस्क्राइब्ड आता है अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप ये जो अपना लो आता है, जो सेकंड जो अपना इंटर ग्रुप का जो अपना फर्स्ट होता है, उसका ये क्या होता है सेकंड एग्जाम होता है। और इसमें आप चैप्टर नंबर 9 जो है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, आप उसमें सेक्शन 133 शायद पढ़ते होंगे। ठीक है, क्या आप मुझे आना बताना कि अब भी वो है वो चैप्टर नंबर 9 ही है क्या? ठीक है। However, the inventories are misstated, which is deemed to be material but not pervasive to the financial statement। मतलब कि जो इन्वेंट्री है वो मिसस्टेटेड तो है, बट विच इज डीम्ड टू बी मटेरियल तो है, बट वो क्या है नॉट परवेसिव। आप बताओ बेटा इसमें हम कौन सी ओपिनियन देते हैं? अपन मॉडिफाई ओपिनियन देते हैं। और ना मॉडिफाई में कौन सी क्वालिफाइड ओपिनियन हम इसमें देते हैं। Based on the audit evidence obtained, CA Goofy has concluded कि a material uncertainty does not exist relevant to event or a condition that may significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern in accordance with ऐसे 517 कि मतलब जो ये गूफी है उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि वो जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोइंग कंसर्न होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाले। ठीक है, मतलब सब कुछ सही है सिर्फ एक चीज को छोड़ के। Further, CA Goofy is also aware of the fact that a qualified opinion would be appropriate होगी due to a mis due to a material misstatement of the financial statement। State what phrase should the auditor use while drafting such opinion paragraph। कि आपको opinion paragraph बनाना है। ठीक है, आप उसमें क्या फ्रेज यूज करोगे? देखो आपको ऑप्शन दिए हैं। इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिव्स टू एक्सेप्ट। इसको ध्यान में रखना, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ the matter described in the basis for a qualified opinion section of our report, the aforesaid financial statement present fairly in all material respect or give a true and fair view in conformity with the applicable financial reporting framework। तो आप बताओ ये सही है? क्योंकि सिर्फ एक चीज में क्या था बेटा, मतलब अपने को प्रॉब्लम्स था, मतलब जहाँ पे अपने ने क्या दिया क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, उसको छोड़ के तो सब कुछ सही था। ठीक है, इन्वेंट्री को छोड़ के तो ये वही बोल रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा? आंसर ए वुड बी राइट, करेक्ट। अब एक बार आपकी जो सेटिस्फेक्शन उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने बाकी एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं। इन आवर ओपिनियन टू बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन गिव्स टू अस with the foregoing explanation a portion financial statement present fairly in all material aspect। क्या बेटा कि ऑल मटेरियल एस्पेक्ट मतलब रेस्पेक्ट में सही है? नहीं, क्योंकि इसने अपने इन्वेंट्री को क्वालिफाइड ओपिनियन को तो काउंट ही नहीं किया। तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया। सी है
in our opinion to the best of our information according to the explanation given to us subject to the misstatement regarding inventories. A pursued financial statement present fairly in all material respect and gives a true and fair view in conformity with the applicable financial reporting framework. ये यहाँ पे देखो सब्जेक्ट टू है मिस्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज, मतलब इसने यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन वर्ड यूज नहीं किया है, तो दिस स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्या था, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन विद आ गया है यहाँ पे, कि मतलब ये बोल रहा है विद द एक्सप्लेनेशन जो डिस्क्राइब्ड आया इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन of our report approached financial statement present fairly and all materials कि अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो क्या सब कुछ सही है, नहीं, तो ये अपना स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर वुड बी ए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। Audit procedure used to gather audit evidence may be effective for detecting a intentional misstatement। ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इजी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5, इसलिए मैं इसको स्कोरिंग करता हूँ। Explain how you would you deal as an auditor if as a result of material misstatement, देखो जहाँ पे भी misstatement है वो material खुद ही लगा लो, resulting from fraud or suspected fraud, you encounter exceptional circumstances that bring into question your ability to continue performing the audit। कि अगर आपको ऐसा आए कि जो ऑडिटर है वो ऐसा समझे कि आप जो है ऑडिटर एज एन ऑडिटर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते एंगेजमेंट को। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप उसको एंगेजमेंट से अगर पॉसिबल है, आपकी जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, कंसिडर करते हो। ठीक है, और अगर सब कुछ पॉसिबल है तो आप क्या कर लोगे, अपने ऑडिट ऑडिट एंगेजमेंट से बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा दोस्तों। मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आज बेटा यहाँ पे बहुत बारिश हुई है इधर, शानदार खतरनाक, बट बेसिकली तो बिजलियाँ कड़की है जो कि बेसिकली होता है आजकल। अभी तो मानसून आया नहीं है, मानसून की दस्तक भी नहीं दी है, सिर्फ ये हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, और थोड़ी बहुत बारिश तो हुई है वैसे। अच्छा लग रहा है आज वैसे, सुहावना मौसम है ना। सुहावना मौसम की तो अपनी ही मजे हैं दोस्तों। अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो एकदम बस अपने फूल खिल उठे, है ना, माइंड में दिल में। चलो आओ वापस टॉपिक पे, हो गई मस्ती। Which of the following is an example of inflating कैश पेमेंट, तो कैश पेमेंट को इन्फ्लेट करने वाला कौन सा एग्जांपल है, मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट परचेज वाउचर। अगर परचेज वाउचर है तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो इन्फ्लेट कहाँ हुआ, कैश पेमेंट। और टीमिंग एंड लेडिंग से क्या होता है, सप्रेस होता है कैश रिसिप्ट। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स, इससे भी यानी कैश जो जो कि रिसिप्ट होता है सप्रेस होता है। तो अपना लास्ट बचा, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट इन्फ्लेटेड वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of error the existence of which becomes apparent in the process of a compilation of account is known as, इसको कहते हैं सेल्फ रिवीलिंग एरर्स। आप इसको ये जो है वो अपना आईपीसीसी जो था उसमें उससे रेलेवेंट करता है। ठीक है, ये वैसे अपने सिलेबस का पार्ट क्या है नहीं है, बट
आपको एक बार फिर भी देख के चले जाना है कि मतलब ऐसा कुछ छूटे ना, कि मतलब कहीं से भी दे दे आज से, ठीक है? तो इसका आ गया सेल्फ रिवीलिंग एरर। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा इसको, कि द एग्जिस्टेंस ऑफ विच, जो बिकम्स अपेरेंट आता है इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट, कि आपको अकाउंट क्या करना है, कंपाइल करना है, तो उसमें क्या एग्जिस्टेंस में क्या चीजें अपने को एरर मिल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेल्फ रिवीलिंग एरर कहते हैं दोस्तों, ठीक है? किसी भी अकाउंट को की जो प्रोसेस होती है उसको कंपाइल करने में आपको जो भी एरर दिखाई पड़ते हैं उसको सेल्फ रिवीलिंग एरर कहते हैं दोस्तों। द स्टैंडर्ड दैट रिक्वायर्स ऑडिटर टू एनालाइज जर्नल एंट्रीज इन एन ऑडिट, तो ऐसे 240 आ गया दोस्तों, आंसर वुड बी डी, ठीक है? ऐसे 240 में आपको क्या है, जर्नल एंट्री को भी एनालाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of a fraud involving less than rupees 1 crore, the auditor shall क्या करेगा, सीजी को रिपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, वो या तो ऑडिट कमेटी को करेगा या फिर बीओडी को करेगा, और द बीओडी दैट मीन्स अपना आंसर क्या होगा, ए ही सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आ रहे हैं दोस्तों, आपकी अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। इफ ए रिजल्ट इफ एज अ रिजल्ट ऑफ ए मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड, द ऑडिटर एनकाउंटर करता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन हिज एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट, ही शेल क्या करेगा, प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा, उस केस में क्या है, सबसे पहले उसको जानने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, ठीक है? उसको सोचेगा माइंड में, और उसके बाद में वो उसे क्या करता है, कंसिडर करता है। आपको वापस करेक्ट इनकरेक्ट बताना है, ये ऑलरेडी हो चुका है, नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर, ठीक है? Write the circumstances that indicate the possibility of fraud due to problematic or unusual relationship between the auditor and the management, कि ऑडिटर एंड मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कैसे पता चलेगा, कि मतलब कि वहाँ पे भी क्या है ना, कैसे प्रॉब्लम है, कि फ्रॉड कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, ठीक है? जैसा मैंने आप सभी को बताया कि मतलब टाइम ही नहीं दे रहा है मैनेजमेंट, और जो ऑडिटर उससे बात करना चाहता है, और जो मैनेजमेंट है उसको बोलता है अरे भाई कल आ, और उसके बाद में 10 एक दिन बाद में वहाँ पे मतलब गाड़ी आ जाती है, अरे भाई ऑडिटर साहब इधर आइए। तो ऐसा क्या होता है कि आपको इससे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड जो है आपको पता चल जाता है, ठीक है? और किसी ना चीज़ से ऐसे डिनायल कर दे कि आपने यार ना कोई स्टेटमेंट मांगा, मैनेजमेंट बोला नहीं देंगी, ठीक है? और आपने यार ना बोला कि कि हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन आना लेना है, जो भी पार्टीज आउटसाइडर्स हैं, तो फिर वो बोले आपको नहीं लेने देंगे, तो ऐसे डिनायल कर रहे हैं, ठीक है? और अनयूज्ड और अनयूज्ड क्या करते हैं, अपने डिले करते हैं, और आपको आपके ऊपर टाइम प्रेशर डालते हैं, एंड अनविलिंगनेस, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इजी है। When credit purchase of 500 is recorded on a credit side and the credit sales of 5100, इसको क्या कहोगे? आप इसको कॉम्पनसेटिंग एरर कहोगे। आपने फाउंडेशन तो पढ़ा ही होगा ना? तो आपने फाउंडेशन में एरर ऑफ जो क्या होता है, कौन सा चैप्टर है, हाँ, रिएक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो पढ़ा ही होगा दोस्तों। और आप इसको 12th में भी पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ते हो, ठीक है? तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने अकाउंट्स का पार्ट आता है दोस्तों। दिस इज ए compensating error. If, as a result of misstatement resulting from fraud, the auditor encounter exceptional circumstances
that bring into question his ability. ये अपना repeated question आ गया. Answer would be C. ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी अपना क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों. ठीक है. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में अकर बिकॉज देयर इज. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ आपको एसेट बताना है. ठीक है. बिकॉज देयर इज adequate record keeping with respect to asset, knowing non-history of violation of securities in laws, lack of complete and timely reconciliation of asset, and dispute between shareholder in closely held entity. तो बताओ बेटा इसमें कौन सा आ गया. ये तो अपना फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया. आंसर ई. ठीक है. ये है नहीं. तो अपना क्या आ गया. आंसर वुड बी सी होना चाहिए दोस्तों इसका. ये देखो आंसर वुड बी सी. नेक्स्ट. ये सारे देखो वैसे कि एकदम इजी है. ये अपना रिपीटेड क्वेश्चन था. फ्रॉड कैन बी टर्म्ड एज इंटेंशनल एरर. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि ये क्या होता है इंटेंशनली ही किया जाता है. और अगर अनइंटेंशनल होता तो वो क्या बनता एरर बनता. ठीक है दोस्तों. और ये आपको अनफेयर अनजस्ट जो एडवांटेज होते हैं वो आपको क्या है उठाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. जो फ्रॉड्स होते हैं. ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ ए फ्रॉड इन्वॉल्विंग 20 लाख रुपए. नहीं. आपको क्या करना पड़ता है बीओडी को एंड ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करना पड़ता है विद इन 2 days ऑफ हिज नॉलेज. ऑडिटर primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with those charged with the governance of the entity and management. This statement is correct. इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा. एंड सेकंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है दोस्तों एज एन ऑडिटर होती है. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है. इसको स्टार मार्क करना आप. ठीक है. ये मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. और ये आपको इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे भी बताई थी कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड. तो इसमें क्या बेटा सिर्फ इतना ही होता है कि मान लो जो अकाउंट्स होता है तो उसको आना अपने ने मैनिपुलेट कर दिया और फॉल्सिफिकेशन कर दिया और अल्टरेशन कर दिया. नहीं. इसमें क्या होता है अपना अपना ओमिशन भी होता है. इसमें कमीशन भी होता है. और इसमें यार प्रिंसिपल की एरर्स भी होती है. ठीक है दोस्तों. ये देखो इंटेंशनल ओमिशन मिस रिप्रेजेंटेशन आ गया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट ट्रांजैक्शन एंड अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन. और इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही क्या लगा लिए गलत लगा लिए दोस्तों. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रॉड. इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है. इंटेंशनली किया गया है टू गेन अनफेयर अनजस्ट एडवांटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्फ रिवीलिंग एरर. इसको भी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अकाउंट्स होते हैं ठीक है उसकी प्रोसेस को कंपाइलेशन की जो भी ड्यूरिंग अपने को एरर देखने को मिलती है उसको सेल्फ रिवीलिंग एरर कहते हैं दोस्तों. ठीक है. और ये देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है. इसको रीड आउट कर लीजिएगा. आपको समझ में आ जाएंगे. मिस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने. ये तो अभी है ही नहीं इसमें. हाँ. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट डेप्रिकेशन ऑफ कैश सप्रेशन. नहीं नहीं नहीं. हाँ. ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉड रिस्क फैक्टर आर द इवेंट और कंडीशन दैट इंडिकेट करता है एन इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. ये भी अभी
क्या क्या था हमने डिस्कस किया था। सेम एज रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अभी हमने देखे थे। You noticed a misstatement resulting from fraud or suspected fraud during the audit and conclude it is not possible to continue the performance of audit। ये अपना ऑडिट इंगेजमेंट से क्या है, अपने को बाहर होना है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसको अभी हमने क्या किया था, इम्पोर्टेंट मार्क किया था। ये आपके मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और केस स्टडी बेस भी आ सकता है दोस्तों। जी हाँ, आप सही सुनते हो। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस किया था दोस्तों। और जिसने मेरी अभी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ देखो, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो मिस किया तो आपको आगे समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, को रिलेट कर रहा हूँ, आपके लिए चीज़ें ईजी बना रहा हूँ। अब वो जो चीज़ें मैं ईज़ी बना रहा हूँ, तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तब तो वो आपको ईज़ी आना लगेगी। आप क्या है कि लिंकेज करते हुए पढ़ोगे, बट अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें क्या होगी, बाउंसिंग होगी दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं मिचेल स्टार्क हूँ, एक बॉल बाउंसर डाल दिया। मैं तो यॉर्कर डालता हूँ बुमराह की तरह। सो अपने को क्या है, लिंकेज करते हुए पढ़ना है, सो डेट हम क्या है कि रिकैप्चर भी इसको कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है आपको ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड आता है, डेट में एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं है, मैनेजमेंट फ्रॉड है, तो आप इसके क्या है कि कैसे डील करोगे। आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो दोस्तों। आपको सबसे पहले फ्रॉड को एक्सप्लेन करना है। फ्रॉड क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फिर आपको 80-240 बताना है कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है कि अपना ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल को। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आ गया, या फिर है ना प्रेशर डालते हुए ऑन एम्प्लॉइज। ठीक है, ये देखो प्राइमरी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने आसन में क्या क्या कवर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजमेंट की होती है। और अगर वो क्या है कि अगर उसको फ्रॉड मिलता है तो an auditor conducting in accordance with us is responsible होता है for obtaining reasonable assurance, जैसा कि ऐसे 200 कहता है, क्योंकि उसका ओवरऑल ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, वही होता है। ठीक है, सो आपका ये प्रोसेस होने वाला है। आपकी क्या क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको ऑडिट क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है सेक्शन 143(12) एंड कारो में दोस्तों। ठीक है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आप ऑडिट इंगेजमेंट से भी बाहर आ सकते हो। ठीक है, इसमें भी आया है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो आप क्या है ऑडिट इंगेजमेंट से भी बाहर आ सकते हो दोस्तों। अब आता है इंटेलिजेंट लिमिटेड entered into an agreement with intellectual Mr. Intellectual on 15 March 2017 2017, whereby it agreed to pay him 2 lakhs rupees per month as a retainership fee for consultation in IT department. However, no amount was actually paid and 24 lakh was provided in the statement of P&L। मतलब एक्चुअली में उसने कुछ भी पे नहीं किया और उसने क्या कर दिया, एंट्री पास कर दी। ठीक है, तो and management of the company uttered that need-based consultation was obtained throughout the year. However, on investigation, no documentary or other evidence of receipt of such service was found. As the auditor of a innocent limited, what would be your approach? Would your approach be different इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज रुपीज 1 करोड़ और अबो? तो आपको ये क्या है, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन को,
ठीक है, आपको इसमें 3 आंसर लिखने हैं। एक तो आपको फ्रॉड रिपोर्टिंग वाला बताना है, सेक्शन 143(12) एंड कारो वाला, और आप इसमें क्या है ऑडिट एंगेजमेंट भी आप इसमें लिख के आओगे। ठीक है, कि ऑडिट एंगेजमेंट से आप क्या है कि बाहर भी निकल सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा ऑडिटर को एज ए ऑडिटर आपको लगता है कि भाई मैनेजमेंट तो बेकार है, कि इसने इतने गंदे-गंदे काम किए हैं कि भाई मैं तो ऑडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, ऑडिट एंगेजमेंट से बाहर भी निकल सकते हो। आपको क्या करना पड़ता है, अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है देखनी पड़ती हैं, आपको फिर उसको कंसिडर करना पड़ता है, और जब आप क्या है कि ऑडिट एंगेजमेंट से बाहर निकलते हो, तो आपको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है, एंड उसके रीजंस भी आपको बताने होते हैं, और साथ में जिसने आपको अपॉइंट किया दैट मीन्स मेंबर्स सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो भी होते हैं उनको क्या करता है, जो ऑडिटर होता है वही अपॉइंट करता है, अदर देन फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के जो भी होते हैं उन सभी को मेंबर अपॉइंट करने वाला है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। और अगर गवर्नमेंट जो कंपनी होती है उसमें कौन अपॉइंट करते हैं, कैग, C&AG। ये आ गया सेक्शन 143। और ये देखो यहाँ पे आ गया कारो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये आता है नेक्स्ट, कि while auditing XYZ Limited, the auditor was told by Mr. Mahesh, the CEO of the company, कि he would be responsible for fraud and errors if any occurring in the books of account of the company। नहीं, आपको इसमें प्राइमरी या ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है आपको कि वो किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। और आपको इसमें 80/240 के साथ में 80/200 का जो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है उसको भी एक्सप्लेन करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेच्यूटरी ऑडिट, आपकी ऑडिट भी बेटा कंप्लीट होगी, a fraud was detected at the office of the auditee. The management of the company alleged that there is a failure on the part of the auditor to detect fraud, and the auditor would be responsible for not detecting fraud in the company। तो जैसा कि ये अपने शायद ICI मटेरियल में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो शायद वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसमें आपको वही लिखना है कि अगर ऑडिट प्रोसीजर सही लगाए हैं ऑडिटर ने, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उसको प्रूव करना है, और अगर उसने प्रूव कर दिया तब तो वो बच जाएगा, वरना उसकी लग जाएगी बेटा। ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। ये देखो, if the auditor can prove with the help of papers, देखिए देखो documentation, that he has followed adequate procedure necessary for the proper conduct of an audit, he cannot be held responsible for same। If however the same cannot be proved, he would be held responsible। ठीक है दोस्तों, अब ये सारे वापस से क्या आ गए, अपने MCQs आ गए, एकदम बेसिक बेसिक MCQs है बेटा। ठीक है, और ये अपने ना जो कि कारो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सेल्फ रीडिंग से हो जाएगा। Detection of manipulation of account with a view to presenting a false state of affairs is a task requiring great tact and intelligence। Explain stating clearly how this type of fraud is generally committed। कि आपको मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट है वो कैसे किया जाता है, आपको वो बताना है और क्यों किया जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि जैसे डिविडेंड है, कि आपको डिविडेंड प्रोवाइड करना है और आपके प्रॉफिट्स नहीं है, और आपको टैक्स इवेजन करना है। ठीक है,
और अगर आपके पास फ्रॉड है बट आपकी इच्छा नहीं है कि आपको डिविडेंड देना है, और मैनेजियल क्या आ गया रेम्यूनरेशन अगर प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, ठीक है, तो आपको वही सब क्या है पॉइंट्स लिखने हैं दोस्तों। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। सो हमने एकदम अच्छे से कवर कर लिया है, और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 का जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन था वो यहीं पे खत्म होता है। और होप सो आप जो है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हो, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट जो भी मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। सो आप प्लीज़ पीछे की वीडियोस देखिएगा, सो डेट आपको अच्छे से क्लियर हो चीज़ें, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि माइंड में देखते ही आप क्या है कि उसको पकड़ लो कि हाँ ये मेरे को ये लिखना है, ठीक है। एंड अगर बेटा आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए रोड मैप लेके आने वाला हूँ फॉर विक्ट्री, फॉर गेटिंग ए मोर मार्क्स इन आईसीआई एग्जाम। ठीक है, आपको कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और आप इन 2 मंथ में क्या क्या कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए वो सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। जी हाँ, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वो भी जाके ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स मिलने वाले हैं। और आपको क्या मिलेगा, आपको ये जो प्रैक्टिस जो नोट्स का पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है, सो डेट आपकी अच्छी सी एग्जाम प्रैक्टिस हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक